कहानी की शुरुआत एक मैन और एक वुमन से होती है जो किमोनोस पहने हुए चुपचाप रिवर के किनारे चल रहे होते हैं। अंततः वे एक ब्रिज पार करते हैं और तब तक चलते रहते हैं जब तक वे वाटरवे के एक विशेष स्थान पर नहीं पहुंच जाते। उसी क्षण मैन ने रिवर्स रैपिड्स की ओर इशारा किया और कहा कि यह रिवर वास्तव में एक मैन ईटिंग नदी थी। वुमन फिर उसके और करीब आ जाती है, अपने सिर को उसके शोल्डर से सटाकर और उसे सेंजी कहकर बुलाती है। वो कहती है कि अब समय आ गया है कि वे एक साथ चले जाएं, और वो सहमत हो जाता है। इसके तुरंत बाद वे दोनों अपने हाथों को एक रेड कोट से बांध लेते हैं और वो उसे सैन कहकर घोषणा करता है कि वे अब हमेशा के लिए साथ रहेंगे। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ और कर पाते या कह पाते, एक ट्रक अचानक प्रकट होता है और दोनों को टक्कर मार देता है। वहां कोई रोड भी नहीं थी, फिर भी ट्रक्कू ने अपना काम बखूबी किया। खैर, मैं विषय से भटक रहा हूं। उस दिन एक महान ओथर और उसकी लवर इस दुनिया को छोड़ गए। हमारे प्रोटैगनिस्ट की आंखें एक चर्च में खुलती है और वो निष्कर्ष निकालता है कि ये वही स्थान है जहां लोग मरने के बाद जाते हैं। वास्तव में वो ये भी महसूस करता है कि ये एक वेस्टर्न स्टाइल जगह है। उसी क्षण एक एल्फ प्रीस्टेस प्रकट होती है और उसे बताती है कि ये मृत्यु के बाद की दुनिया नहीं है। वो उसे वेलकम करती है और अपना नाम एनेट बताती है। उसने ये भी समझाया कि वो अब उस दुनिया में नहीं है जहां से वो आया था। वे दोनों एक विंडो की ओर बढ़ते हैं और वो बाहर एक ड्रैगन को उड़ते हुए देख सकता है। इस दौरान वो उसे बताती है कि उसे चुना गया है और इस अंधकार से घिरी भूमि जर्बर में लाया गया है। एनेट बताती है कि उसका मिशन एक हीरो बनकर इस दुनिया में लाइट लाना है। हालांकि उसकी प्रतिक्रिया अजीब होती है। डरने या उत्साहित होने के बजाय वो शांत बना रहता है और केवल ये पुष्टि करना चाहता है कि क्या अपनी लवर और खुद को मारने में असफल होने के बाद उसे इस अजीब दुनिया में लाया गया है। जब एनेट इसकी पुष्टि करती है तो वो केवल इतना कहता है कि उसका जीवन शेमफुल रहा है। प्रीस्टेस उसे उसके मिशन की जानकारी देने ही वाली होती है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती, वो कई सेडेटिव पिल्स ले लेता है जिससे वुमन घबरा जाती है। हालांकि प्रीस्टेस तुरंत प्रतिक्रिया देती है और प्यूरिफाइंग मैजिक का उपयोग करके उसे बचा लेती है। जैसे ही वो होश में आता है, बिना घबराए वो कहता है कि उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं थी। वो ये भी जोड़ता है कि वो उसे बॉदर कर रही है और उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कहता है, लेकिन वुमन उसकी बात नहीं सुनती, बल्कि उसे डांटती है और दोहराती है कि उसे हीरो बनकर इस दुनिया को बचाना है। दुर्भाग्य से उसके लिए वो जवाब देता है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो केवल मरने के लिए एक जगह की तलाश कर रहा था। वो दोबारा पिल्स लेने की कोशिश करता है, जिससे प्रीस्टेस फिर से घबरा जाती है। वुमन उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है जब उसे इस दुनिया ने चोजन किया है। वो हंसता है और कहता है कि उसने चोजन होने के लिए नहीं कहा था, लेकिन प्रीस्टेस उसे याद दिलाती है कि क्या उसे ट्रक ने मारा था, जिसका वो पुष्टि करता है। फिर वो उसे बताती है कि वह कोई साधारण ट्रक नहीं था, बल्कि अदरवर्ल्ड सिलेक्शन ट्रक था। हमारे प्रोटैगनिस्ट की पुरानी दुनिया में कई लोग दुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन केवल वही लोग जिन्हें उस ट्रक ने मारा था, उन्हें इस दुनिया में एक नया जीवन जीने का मौका मिलता था। ये उनकी सर्विस थी, जबकि वो उसे ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि उसे कितना शानदार अपॉर्चुनिटी मिली है। वो वैसे ही सेडेटिव पिल्स खाता रहा जैसे वे कैंडी हों। अंततः जब प्रीस्टेस अपनी बात पूरी करती है तो वो उसके करीब जाता है, उसका स्टाफ पकड़ता है और उसे बताता है कि उस ट्रक ने उसके जीवन के सबसे हैप्पीएस्ट मोमेंट में दखल दिया। वो गुस्से में पूछता है कि वे कौन होते हैं ये तय करने वाले कि कौन दुखी था और कौन नहीं। इसके बाद वो धूम्रपान करने लगता है और प्रीस्टेस उसकी इस प्रतिक्रिया से स्तब्ध रह जाती है, ये सोचकर कि उसे एक दुखी जीवन से बचा लिया गया था, फिर भी वो उस तरह व्यवहार कर रहा था। ठीक उसी समय जब उसने उसे चीयर अप करने के लिए उसके स्टैट्स दिखाए। आखिरकार बिना किसी अपवाद के उस दुनिया में ले जाए गए हर मानव को सुपरह्यूमन पावर्स धारण करने की क्षमता दी गई थी। दुर्भाग्यवश उसके स्टैट्स लगभग 0 थे। वो इतना कमजोर था कि डिटॉक्सिफाई किए जाने के बाद भी वो अभी भी पॉइजन स्टेटस दिखा रहा था। वो पैनिक करने लगी और तेजी से उसकी सभी स्टेटस विंडोज खंगालने लगी, केवल ये पुष्टि करने के लिए कि वो अत्यधिक कमजोर था।
फिर उसने वहां से जाने की कोशिश की, लेकिन उसने उसका हाथ पकड़ लिया और माफी मांगी, क्योंकि ऐसा लग रहा था कि वो वास्तव में उस वर्ल्ड में गलती से आ गया था। वास्तव में वो उस दुनिया में जीने के योग्य नहीं था। हालांकि उसने बस मुस्कुराकर जवाब दिया कि यही उसकी लाइफ की कहानी रही है। उसने उसे कुछ समय के लिए चर्च में रहने की पेशकश की, क्योंकि वो बाहर सर्वाइव करने के लिए बहुत कमजोर था, लेकिन उसने उसे मना कर दिया और वहां से निकलने का फैसला किया। उसी क्षण उसे आखिरकार एहसास हुआ कि वो वास्तव में एक अलग मैन था। अब तक उसने चोजन वंस के प्रति अपना दिल बंद कर लिया था, क्योंकि उनका एटीट्यूड बहुत ही खराब और संकीर्ण था। वे सभी डूचबैग्स थे, इसलिए वो बस उनकी बार बार प्रशंसा करती रही। फिर भी वो समय अलग था। उसने वास्तव में उसे छू लिया था। उसने उसे रोकने की कोशिश की और कहा कि जाने से कम कोई प्रोफेशन चुन ले। उसने जवाब दिया कि उसके पास पहले से ही एक था, राइटर। इसके बाद उसने उसके ईयर्स की तारीफ की और चला गया। उसे ये नहीं पता था कि उसके इन एक्शंस ने उसे ये यकीन दिला दिया था कि वो वही मैन था जिसका इंतजार वो लंबे समय से कर रही थी। कुछ समय बाद वो एक प्रेरी में चल रहा था और अपनी कैंडी खा रहा था। तभी उसके दिमाग में एक वॉइस आई जिसने कहा कि उसने ग्रेट प्लेन्स ऑफ यूरन की खोज के लिए 5 एक्सपीरियंस पॉइंट्स प्राप्त किए हैं। बिल्कुल, ये सुनकर वो अननॉड हो गया, क्योंकि उसे माइग्रेन्स होते थे। दुर्भाग्यवश सिस्टम को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा और उसने सूचित किया कि वो लेवल अप कर चुका है। अब वो लेवल 2 पर था। तभी उसे एक कैटवुमन की चीख सुनाई दी, जिसे एक डेथ ट्री ने अटैक कर दिया था। उसने उसे एक एडवेंचरर के रूप में पहचान लिया और उससे मदद मांगी। उसने उसे देखा और महसूस किया कि आज पूरे दिन वो ऑडली शेप्ड ईयर्स वाले लोगों से मिल रहा था। उसने ये भी सोचा कि मरती हुई महिलाएं निश्चित रूप से ब्यूटीफुल होती हैं। फिर उसने उस महिला से पूछा कि क्या वह उसके ऊपर एक नॉवल लिख सकता है। ये सुनकर वो गुस्से में आ गई और उसने उसे जल्दी से बचाने के लिए कहा। उसने उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत ऊंचाई पर थी, जिससे एक बेहद ऑकवर्ड मोमेंट बन गया। महिला ने पूछा कि क्या उसके पास कोई स्वॉर्ड या स्पेल्स है। तभी अचानक पेड़ ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसने पाया कि एस्फिक्सिएशन होना उसे फनी लग रहा था। इससे महिला और अधिक एग्जास्परेटेड हो गई। उसने उसे यूजलेस और डिसगस्टिंग बास्टर्ड तक कह दिया। दूसरी ओर वो उस मोमेंट का आनंद ले रहा था, क्योंकि वो आखिरकार मरने वाला था। वे पेड सक्शन स्किल रखते थे, जिससे वे अपने कैदियों से लाइफ फोर्स चुरा सकते थे। दुर्भाग्य से बाकी सभी के लिए, सिवाय महिला के, हमारे प्रोटैगनिस्ट की लाइफ फोर्स चूसने के कारण पेड खुद ही पॉइजन हो गया और मर गया। इससे पहले कि वह अपने कैदियों को मार पाता, वो खत्म हो गया। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने फिर से जीवित बचने पर अफसोस जताया और सिस्टम ने उसे सूचित किया कि उसने पॉइजन के कारण 300 पॉइंट्स का डैमेज इन्फ्लिक्टेड किया था, जिससे वो लेवल अप होकर लेवल 3 पर पहुंच गया। कैटवुमन को यकीन नहीं हुआ कि उसने उस पेड़ को कैसे मारा। उसने कहा कि वह बस वीक होने का नाटक कर रहा था ताकि मॉन्स्टर को ट्रिक कर सके, जिस पर उसने जवाब दिया कि वो बस एक ऐसा मैन था जिसने डेथ की इच्छा की थी, और फिर भी वो बच गया। वास्तव में उसने अब तक 5 बार मरने की कोशिश की थी, लेकिन सफल नहीं हुआ था। फिर महिला ने उसे चेयर अप करने की कोशिश की और उसे अपने स्थान पर आने का निमंत्रण दिया, ताकि वो उसके लाइफ बचाने के लिए धन्यवाद दे सके। हालांकि जब उसने उसका हाथ पकड़ा तो उसने रेड कोड को देखा और साकेन के बारे में सोचकर वो आश्चर्यचकित हुआ कि क्या वह भी उस वर्ल्ड में गई थी। वो वहां से चल दिया, बिना ध्यान दिए कैटवुमन की कोशिशों पर, जो उसे अपना नाम बताना चाहती थी। वो बहुत व्यस्त था ये सोचने में कि उसे अभी अभी जीने का एक नया रीजन मिल गया था। वो उस विम्सिकल दूसरी दुनिया में जाएगा और सैकन को ढूंढेगा ताकि वे आखिरकार साथ में मर सके। इस बीच चर्च में प्रीस्टेस उस वर्ल्ड के गॉड से प्रार्थना कर रही थी ताकि वे उस एडवेंचरर की रक्षा करें और उन्हें फिर से मिलने दे। तभी हमारे प्रोटैगनिस्ट ने चर्च का दरवाजा खोला, जिससे प्रीस्टेस बहुत खुश हुई। लेकिन जब वो उसे गले लगाने के लिए दौड़ी, कैटवुमन उसके पीछे आ गई और पूछने लगी कि वे वहां क्यों आए थे। प्रीस्टेस अचानक रुक गई, क्योंकि वो कैटवुमन को नहीं जानती थी। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कह पाती,
हमारे प्रोटैगनिस्ट, जिसे सेंजी कहलाना पसंद था, ने उससे एक क्वेश्चन पूछा। उसने कहा कि वो एक औरत को ढूंढ रहा था जिसका नाम सैकन था, और पूछा कि क्या उसे कोई आइडिया है कि वो कहाँ हो सकती है। ये सुनकर प्रीस्टेस शॉक में आ गई, क्योंकि इसका मतलब था कि उसकी लाइफ में कोई और औरत भी थी। दुख की बात यह थी कि प्रीस्टेस को कुछ भी नहीं पता था, और सेंजी वहां से कैटवुमन के साथ निकल गया, ये सोचकर कि उसे सैकन का कोई सुराग नहीं मिला। कैटवुमन ने उसे चीयर अप करने की कोशिश की और कहा कि चूंकि उन्हें अभी उसके प्लेस तक जाना था, वे रास्ते में कैसल टाउन ऑफ रोथ में रुक सकते हैं। उसने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अचानक प्रीस्टेस वहां आई और अपने स्टाफ से उसे मार दिया। उसने कैटवुमन को पब्लिक में किसी आदमी का हाथ पकड़ने के लिए शर्मनाक कहा। कैटवुमन ने पूछा कि वो उनके साथ क्यों जा रही थी, और फिर टीजिंग करते हुए कहा कि वो सेंजी से प्यार करती थी। ये सुनकर प्रीस्टेस घबरा गई और अपने एक्शंस को जस्टिफाई करने लगी, ये कहते हुए कि एक क्लर्जी पर्सन होने के नाते उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो उस कमजोर अदर वर्ल्ड की रक्षा करे। कैटवुमन ये सुनकर सरप्राइज हो गई कि वो किसी दूसरी वर्ल्ड से आया था, लेकिन उसने जल्दी ही क्लैरिफाई किया कि वो स्ट्रांग था, क्योंकि उसने एक डेथ ट्री को मारकर उसकी जान बचाई थी। प्रीस्टेस को यह विश्वास नहीं हुआ कि वो किसी और औरत के इतना करीब चला गया और पैनिक करने लगी। दूसरी ओर सेंजी को एक अच्छा जगह मिली एक नैप लेने के लिए, एक कॉफिन जो किसी ने गार्बेज के ढेर में छोड़ दिया था। उसने दोनों औरतों से कहा कि जब वे अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचे तो उसे जगा दें। प्रीस्टेस ने तुरंत एक रोप उठाई और कॉफिन को खींचने लगी। इस बीच एक कैसल में एक पिंक हेड लेडी एक लेक के सामने उदास एक्सप्रेशन के साथ खड़ी थी। प्रीस्टेस और कैटवुमन ने प्रोटैगनिस्ट को लेकर कॉफिन खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन ये बहुत भारी था। कैटवुमन अब और सहन नहीं कर सकी और गुस्से में चिल्लाई कि सेंजी खुद चल सकता है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला और उसे शक हुआ कि कहीं वो मर तो नहीं गया। प्रीस्टेस ने जल्दी से उसकी स्टेटस विंडो चेक की और कंफर्म किया कि वो ठीक था। थोड़ी देर बाद वे कैसल टाउन ऑफ रोथ पहुंचे। तमा ने कॉफिन खोला और हमारे प्रोटैगनिस्ट को जगाया। वो तुरंत बाहर आया और चारों ओर देखकर पूरी तरह यकीन कर लिया कि वो सचमुच दूसरी दुनिया में था। वाओ, इस टाउन के लोग सच में टफ है। उन्होंने देखा कि एक आदमी एक कॉफिन से जागकर सड़क पर आ रहा है, और फिर भी मुश्किल से कोई रिएक्शन दिया। अनेट ने सुझाव दिया कि वे सीधे कैसल जाए और किंग से ऑडियंस ले। इसके बाद वे राजा से मिले, जिसने उन्हें बहुत गर्मजोशी से वेलकम किया। उसने खुद को इंट्रोड्यूस किया। थॉमस ने स्वयं को परिचित कराया और उनकी बेटी प्रिंसेस चार्लोट ने भी ऐसा ही किया। फिर उन्होंने उन्हें रात को कैसल के बेड चेम्बर्स में आराम करने का प्रस्ताव दिया, जिसे महिलाओं ने खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। हालांकि राजा ने एक शर्त रखी। वो ट्रैवलर्स स्टोरी सुनना चाहते थे, क्योंकि उन्हें वे बहुत पसंद थी। ये सुनकर सेंजी मुस्कुराए और पूछा कि क्या वो उन्हें ये बता सकते हैं कि कॉफिन में सोने का अनुभव कैसा होता है। ये सुनकर राजा चौंक गए। उन्हें लगा कि शायद हमारा नायक उन्हें धमकी दे रहा है। सौभाग्य से एनेट ने तुरंत हस्तक्षेप किया और प्रिंसेस ब्यूटी की प्रशंसा की, जिससे माहौल हल्का हो गया। राजा ने खुशी खुशी बताया कि उनकी बेटी जल्द ही मैरिड होने जा रही थी। उन्होंने इस विषय पर उनसे सलाह भी मांगी। इसके तुरंत बाद राजा ने गोमेज दी वैलियंट वॉरियर और ऑटो दी वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रल ऑफ लव से यात्रियों को परिचित कराया। फिर उन्होंने समझाया कि शायद WRA फुल डार्क लॉर्ड के प्रभाव के कारण हाल ही में मॉन्स्टर एक्टिविटी बढ़ गई थी। हालांकि वो इतने वृद्ध हो चुके थे कि इस समस्या से निपटने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने तय किया कि इन दोनों में से कोई एक चार्लोट का हस्बैंड और अगला राजा बनेगा। समस्या यह थी कि चार्लोट ने अभी तक किसी को नहीं चुना था। इसलिए राजा ने यात्रियों से पूछा कि कौन सूटेबल हस्बैंड हो सकता है। सेंजी ने अपने कैंडी खाना रोका और गंभीरता से कहा कि उन्हें कोई अंदाजा नहीं है, जिससे राजा चौंक गए। हालांकि हमारा नायक वहीं नहीं रुका। उन्होंने कहा कि चार्लोट का भविष्य इस महत्वपूर्ण निर्णय पर निर्भर करता है, इसलिए राजा को इस विषय में सिर्फ उसी दिन आए यात्रियों से सलाह नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि राजा एक अत्याचारी थे, बल्कि उन्होंने ये भी जोर दिया कि थॉमस राजा बनने के योग्य नहीं थे। कम से कम उन्होंने ये स्वीकार किया
कि चूंकि वो इस दुनिया में जीने के योग्य नहीं थे, इसलिए उन्हें ये कहने का भी कोई अधिकार नहीं था। सेंजी वहां से चले गए और प्रीस्टेस और कैटवुमन राजा से उनके व्यवहार के लिए माफी मांगने लगी। उन्होंने कहा कि चूंकि वो अदरवर्ल्ड है, शायद इसलिए वो थोड़े अजीब हो सकते हैं। सौभाग्य से अदरवर्ल्ड की बात राजा को शांत करने के लिए काफी थी। वैसे जब वे बात कर रहे थे, तब प्रिंसेस लगातार हमारे नायक को देख रही थी, जब तक कि वो थ्रोन रूम से बाहर नहीं चले गए। उसी रात हमारा नायक एक रूम में बैठकर मून को खिड़की से देख रहा था। जब प्रीस्टेस जाग गई और पूछा कि क्या उन्हें ट्रबल स्लीपिंग हो रही है। वे अलग अलग बेड्स में सो रहे थे, यदि आप सोच रहे थे। हमारे नायक ने उनकी ओर देखा और कहा कि वो कभी भी अच्छी नींद नहीं लेते। ये शब्द प्रीस्टेस के दिल को छू गए और थोड़ी देर बाद उन्होंने आखिरकार पूछा कि सैकन कौन था। दुर्भाग्यवश इससे पहले कि वो जवाब दे पाते, प्रीस्टेस ने देखा कि तामा हमारे नायक के ब्लैंकेट्स के नीचे सो रही थी। कैटवुमन ने यहां तक कि अपना सिर उनके थाइस पर रख दिया था। ये देखकर एनेट चिढ़ गई। उन्होंने तकिए से तामा को मारा और उसे डांटने लगी। दोनों महिलाएं कुछ समय तक झगड़ती रहीं और सेंजी ने इस अराजकता का फायदा उठाकर चुपचाप रूम से बाहर निकलने का फैसला किया। फिर वो कैसल के गलियारों में घूमने लगे और अंततः शार्लेट से मिले, जो झील को उसी उदास चेहरे के साथ देख रही थी। वे उसके पास गए और कहा कि ये नजारा बहुत सुंदर था। प्रिंसेस ने सहमति जताई और दोनों झील और मून्स रिफ्लेक्शन को देखने लगे। हालांकि सेंजी ने माहौल बिगाड़ते हुए कहा कि ये नजारा देखकर उन्हें ड्राउन होने का मन करता है। इससे प्रिंसेस चौंक गई और उन्होंने पूछा कि क्या वो इतने परेशान हैं कि खुद को मारना चाहते हैं। लेकिन उन्होंने सिर्फ हंसते हुए कहा कि उन्हें तो ऐसा लग रहा था कि प्रिंसेस उनसे ज्यादा परेशान थी। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन कुछ देर बाद कहा कि वो अभी तक मिस्टर गोमेज और ऑटो के बीच निर्णय नहीं ले पाई थी। एक और मिस्टर गोमेज पहले से ही उनके सबसे डिपेंडेबल सोल्जर थे और राजा को उनकी शक्ति पर पूरा विश्वास था। इस कारण से उन्हें शायद मिस्टर गोमेज को चुनना चाहिए। दूसरी ओर ऑटो उनका बचपन का दोस्त था। जब भी वो उदास महसूस करती थी, ही रोट सॉन्ग्स और उसे गाने के लिए जाता था। अंत में उसे पता नहीं था कि क्या करना चाहिए। उसने फिर थोड़ा हंसकर कहा कि उसके विपरीत वो वास्तव में एक दयालु लड़की थी जो अपने पिता की परवाह करती थी। उसने ये भी जोड़ा कि उसका जीवन लगातार ट्रबल्स की एक श्रृंखला रही थी। वास्तव में उसने कई बार खुद को किल करने और किसी और के साथ मरने का प्रयास किया था, जिससे उसके पिता और परिवार को बहुत असुविधा हुई थी। हालांकि उसने स्पष्ट कर दिया कि उसने कभी किसी और से ये नहीं कहा कि वो उसके लिए कैसे जिए। अंत में उसने कहा कि उसे खुद तय करना चाहिए कि वो क्या करना चाहती है और इसके लिए उसे खुद से पूछना चाहिए कि वो वास्तव में क्या चाहती है। ये कहकर वो चला गया, लेकिन उसके शब्दों ने राजकुमारी के दिल में गहराई से असर किया। अगले दिन राजा ने फिर से द ट्रैवलर्स को सिंहासन कक्ष में बुलाया, जहां वह राजकुमारी शार्लेट, ऑटो और मिस्टर गोमेज के साथ मौजूद था। कारण यह था कि शार्लेट ने आखिरकार तय कर लिया था कि वो किससे विवाह करेगी, इसलिए वो चाहता था कि द ट्रैवलर्स गवाह के रूप में कार्य करें। अनेट और तमा ने इस पर बहस की क्योंकि वे अलग अलग उम्मीदवारों का समर्थन कर रहे थे। फिर राजा ने शार्लेट से कहा कि वो उस व्यक्ति के सामने खड़ी हो जिसे उसने चुना है और अपनी वोज बोले। वो हमारे प्रोटैगनिस्ट के पास गई, उसका हाथ पकड़ा और घोषणा की कि वो उसके साथ मरना चाहती है। ये सुनकर सभी अस्टॉनिश्ड रह गए, यहां तक कि प्रीस्टेस भी बेहोश हो गई और ये घोषणा कर दी कि कोई गॉड नहीं है। शार्लेट ने फिर समझाया कि सेंजी से बात करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो किसी भी उम्मीदवार से शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि उन दोनों में ऐसी बातें थी जो उसे परेशान करती थी। स्पष्ट रूप से राजा इसे स्वीकार नहीं कर सकता था और उसने उसे एक पति चुनने के लिए फोर्स करने की कोशिश की। वास्तव में उसने उसकी इस डिसीजन को उम्मीदवारों से भी बुरी तरह लिया। तब राजकुमारी ने अपने पिता को फटकार लगाई, क्योंकि वो उसे बिना उसकी राय पूछे शादी करने के लिए मजबूर कर रहे थे। अंत में किसी ने भी उसकी फीलिंग्स पर ध्यान नहीं दिया, सिवाय हमारे प्रोटैगनिस्ट के। हालांकि इससे पहले कि वे आगे बात कर पाते, मिस्टर गोमेज ने अपनी आर्मोर हटाई और खुद को एक मिनटोर के रूप में प्रकट किया।
वो रैथफुल डार्क लॉर्ड का सेवक था। उसने कबूल किया कि वो उस किंगडम को जीतने और फिर उसे डार्क लॉर्ड को अर्पित करने की योजना बना रहा था। मिनोटोर के लिए सबसे बुरा यह था कि उसने अपने कवर को गलती से उजागर कर दिया था। उसने सोचा था कि राजकुमारी ने उसकी डिस्गाइज को देख लिया था, लेकिन वास्तव में उसे बस वो पसंद नहीं था। अब वो पीछे हट नहीं सकता था, इसलिए उसने सभी को किल करने का फैसला किया। कुछ सोल्जर्स शोर सुनकर आए, लेकिन मिनोटोर ने उन्हें आसानी से हरा दिया। इस दौरान तमा ने प्रीस्टेस को जगाने की कोशिश करना बंद कर दिया और मिनोटोर का सामना करने के लिए आगे बढ़ी। वह एक लेवल 14 मार्शल आर्टिस्ट थी, जबकि ऑटो, जो लेवल 89 वॉन्डरिंग मिन्स्ट्रल था, ने अपने हार्प के साथ एक सॉन्ग गाना शुरू किया। तमा ने सोचा कि उसे बफ्स मिलेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बस हमारे प्रोटैगनिस्ट को उस मेलोडी से मोहित होते देखा गया। बैटल जारी रही, लेकिन तमा मिनोटोर को हर्ट नहीं कर सकी। इसके विपरीत वो पहले ही उसके हॉर्न से घायल हो चुकी थी। मिनोटोर ने यहां तक घोषणा कर दी कि वो अपने अगले अटैक से तमा को मार देगा। हालांकि इससे पहले कि वो हमला करता, सेंजी ने उसे रोका और पूछा कि क्या वो पहले उसे और राजकुमारी को किल कर सकता है। यह सुनकर मिनोटोर चौंक गया और यहां तक कि राजकुमारी भी हैरान रह गई, लेकिन सेंजी ने शांति से समझाया कि वे दोनों मरना चाहते थे। मिनोटोर हंसा और कहा कि वो उनकी इच्छा पूरी करेगा। उसने ये भी जोड़ा कि उसके बाद वो पूरे शहर को जला देगा और उस किंगडम के हर सिटीजन को मार देगा। सेंजी ने जवाब दिया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वे तो वैसे भी मरने वाले थे। शार्लेट डर से कांपने लगी, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट ने इसे नजरअंदाज कर दिया। ठीक उसी समय मिनोटोर ने अपना अटैक शुरू किया और राजकुमारी ने पहली बार डेथ का सामना किया। यह सुनने के बाद कि उसने मरना नहीं बल्कि जीना और उस राज्य के लोगों की रक्षा करना चाहा, हमारे नायक ने उसकी सच्ची इच्छा को स्वीकार किया और उसे बताया कि वह जानता था कि वो एक दयालु प्रिंसेस थी। फिर उसने उसे दूर धकेल दिया और कहा कि वो उस क्षण को उसके साथ साझा करने के योग्य नहीं थी। दुर्भाग्य से सेंजी के लिए एनेट आखिरकार जाग गई और एक बैरियर बना दिया ताकि हमला रोका जा सके, ये कहते हुए कि जब तक वो उसके साथ थी, वो मरने नहीं देगी। लेवल 18 प्राइस के रूप में उसका बैरियर इतना मजबूत था कि उसने मिनोटोर के सींग तोड़ दिए। तुरंत ही टी ने स्किल अटैक से अंतिम प्रहार किया और मिनोटोर को दीवार के पार सीधे झील में भेज दिया। बाद में एनेट और तमा ने एक दूसरे का धन्यवाद किया और पुरानी गलतफहमियों को मिटा दिया। इसके तुरंत बाद राजा उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया और अपने किए की माफी मांगी। शार्लेट ने उसे क्षमा कर दिया और दोनों खुशी के मारे रो पड़े। कुछ समय बाद थॉमस ने सिंहासन छोड़ दिया और 16 वर्षीय शार्लेट को क्वीन बना दिया गया। जहां तक ट्रियो तमा और एनेट की बात है, उन्होंने अपने पवित्र कार्य को फिर से शुरू किया, सेंजी के ताबूत को खींचना, जबकि वो शांति से अंदर आराम कर रहे थे। दोनों महिलाओं को चिंता थी कि शार्लेट ठीक रहेगी या नहीं, लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट ने तुरंत कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं थी, क्योंकि ये निर्णय उसने खुद के लिए लिया था। फिर उसने ताबूत खोला और दूर स्थित महल को देखते हुए कहा, भले ही मरती हुई महिलाएं निश्चित रूप से सुंदर होती हैं, लेकिन जो खुद अपने पैरों पर खड़ी होती है, वे भी खूबसूरत होती है। कुछ समय बाद बारिश भरी रात में घायल एनेट एक चर्च में पहुंची। जब एक प्रीस्टेस ने उसकी मदद करने की कोशिश की, तो एनेट ने किसी तरह उसे अपने साथी की मदद करने के लिए कहा। दूसरी प्रीस्टेस ने जब उसके साथ मौजूद पुरुष को देखा तो दांत भींच लिए, ये समझते ही कि वो बुरी तरह घायल था। इसके तुरंत बाद उसने सभी हीलिंग पोशन लाने और हर प्रीस्ट को बुलाने के लिए कहा। फ्लैशबैक शुरू होता है। तमा और एनेट सेंजी के कॉफिन को खींचने के अपने पवित्र कार्य को पूरा कर रहे थे। तभी उन्होंने ब्रेक लेने और कुछ खाने का फैसला किया। इसके बाद अल्ट्रा मेगा चैड तो इस कहानी में आया नहीं और शायद कोई है ही नहीं। हमारे प्रोटैगनिस्ट ने कॉफिन खोला और प्रीस्टेस ने उसे ब्रेड ऑफर किया। हालांकि उसने पूछा, क्या तुम्हारे पास बॉइल्ड टोफू है? फिर तुरंत कॉफिन बंद कर दिया। एनेट ने इसे अस्वीकृति नहीं माना, बल्कि उसकी पसंद को ध्यान में रखते हुए कहा कि वे अगले शहर में टोफू ढूंढेंगे। तमा इस प्रतिक्रिया से हैरान रह गई और सोचने लगी कि एनेट का आत्मविश्वास अडिग था।
फिर टी ने एनेट से पूछा कि क्या वे ग्रन के करीब पहुंच रहे हैं, जो कि कैटवुमन का गृहनगर था। प्रीस्टेस ने जवाब दिया कि वे कुछ दिनों में वहां पहुंचेंगे। हालांकि उसने अनुरोध किया कि वे जेन टेम्पल पर रुके। थॉमस ने कहा कि उसे कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन फिर भी उसने पूछा कि ऐसा अनुरोध क्यों किया गया। एनेट ने समझाया कि आमतौर पर अन्य दुनिया के लोग उनकी दुनिया के 4 मंदिरों में से एक में आते हैं और वहीं से डार्क लॉर्ड के किले की यात्रा शुरू करते हैं। हालांकि हमारे नायक का लक्ष्य डार्क लॉर्ड को हराना नहीं था, बल्कि सैकन को खोजना था। इसलिए उन्हें 4 मंदिरों की यात्रा करनी चाहिए ताकि सूचना एकत्र की जा सके। बेशक सबसे खराब स्थिति में उन्हें पूरी दुनिया की यात्रा करनी पड़ सकती थी। क्या यह फॉरशैडोइंग है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वे सैकन को जल्दी ढूंढ पाएंगे। वैसे एनेट को इससे कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन तमा के लिए यह एक अलग मामला था। कैटवुमन ने यहां तक कह दिया कि प्रीस्टेस पागल थी। खैर, मैं नहीं कहूंगा कि वो पागल थी, लेकिन मुझे मानना पड़ेगा कि उसकी इच्छाशक्ति बेहद मजबूत थी। यह सुनकर कि टी ने क्या कहा, एनेट ने जवाब दिया कि वो नहीं चाहती थी कि सेंजी डार्क लॉर्ड से लड़े, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि वो खुद को खतरे में डाले। बेशक उसे पता था कि उसका यह रवैया उसे अन्य दुनिया वालों के लिए एक भयानक मार्गदर्शक की तरह दिखाएगा, लेकिन कैटवुमन को बेहतर पता था। वो पूरी तरह से निश्चित थी कि प्रीस्टेस वास्तव में सेंजी से प्यार करती थी, और जब उसने इसे इतनी जोरदार तरीके से नकार दिया तो ये और भी स्पष्ट हो गया। एक तरह की EXP व्याख्या के रूप में प्रीस्टेस ने कहा कि सेंजी ने उसे रोशनी दिखाई थी जब उसने अपने काम से उम्मीद छोड़ दी थी, इसलिए उसे उसकी मदद करने का कर्तव्य महसूस हुआ। टी ने तुरंत उससे पूछा कि अगर SCK उसका प्रेमी होता तो क्या होता, और यह सवाल सही निशाने पर लगा क्योंकि वो लगभग बेहोश ही हो गई। हालांकि उसने किसी तरह यह कह दिया कि वो उसके साथ जाने का फैसला कर चुकी है, ये देखने के लिए कि वास्तव में क्या हो रहा है। उन शब्दों को सुनने के बाद टॉम ने उसे बताया कि वह भी उनके साथ जाएगी, लेकिन सिर्फ तब तक जब तक वे उसके गृहनगर नहीं पहुंच जाते, जिसे एनेट ने अच्छा नहीं माना। फिर भी एक और बड़ी समस्या थी एनेट की योजना में। टी को यकीन नहीं था कि प्रीस्टेस को मंदिर में प्रवेश करने दिया जाएगा। आखिरकार उसने अपनी पिछली नौकरी छोड़ दी थी ताकि वे उसके साथ जा सके। हालांकि एनेट ने बताया कि यह ठीक है क्योंकि जेन मंदिर का प्रधान पुजारी उसका प्रिय मित्र था। इसके अलावा उसने बिना सूचना दिए अपनी नौकरी नहीं छोड़ी थी। उसने अपने फैमिलियर के माध्यम से अपना इस्तीफा भिजवा दिया था। तभी एक चमगादड़ जैसा प्राणी प्रकट हुआ और हमारे नायक के सिर को काटने लगा। वो सिर्फ सिगरेट पीने के लिए ताबूत से बाहर निकला था, जिससे उसे चोट लग गई जो प्रीस्टेस को चौंका देने वाली लगी। उसने जल्दी से अपने फैमिलियर को उसकी शरारतों के लिए डांटा, जबकि टी ने सेंजी के घाव का ध्यान रखा। लेकिन असली मुसीबत अभी बाकी थी। जब एनेट ने अपने फैमिलियर से पूछा कि क्या उसने इस्तीफा पहुंचा दिया, तो उसका जवाब था उसके सामने पत्र को उगल देना। स्वाभाविक रूप से यह देखकर वो गुस्से में आ गई और प्राणी को मारते हुए पूछा कि वो बिना काम पूरा किए वापस क्यों आया। हालांकि सेंजी को यह सब मजेदार लगा और उसने प्राणी की तारीफ की कि वो अपने मास्टर के पास वापस लौट आया। फिर उसने इसे नाम दिया माइलोस, जिससे उसे अपने फैमिलियर का विश्वास मिल गया। अंत में हमारा नायक अपने ताबूत में लौट आया, जबकि एनेट निराशा से भर गई क्योंकि अब आधिकारिक तौर पर उसने बिना सूचना के अपनी नौकरी छोड़ दी थी। तभी एक विशाल ड्रैगन उनके सामने उतरा, जिससे पूरा समूह फैमिलियर सहित डर गया। एनेट समझ नहीं पा रही थी कि दुनिया का सबसे ताकतवर राक्षस वहां क्यों आया था। सौभाग्य से इससे पहले कि वो हमला करता, एक युवती जिसका चेहरा हुड से ढका था प्रकट हुई और ड्रैगन, जिसका नाम रुका था, को रुकने के लिए कहा। फिर वो राक्षस के करीब गई और उसकी गर्दन सहलाने लगी, किसी अज्ञात भाषा में बातें करते हुए। जल्द ही ड्रैगन शांत होने लगा, जिससे दोनों महिलाओं को आश्चर्य हुआ। एनेट ने पूछा कि वो कौन है, लेकिन युवती ने सिर्फ इतना कहा कि उस क्षेत्र में कई राक्षस हैं और उन्हें जल्द से जल्द वहां से चले जाना चाहिए। फिर उसने ताबूत को देखा और सोचा कि समूह पर पहले ही हमला हो चुका है। लेकिन तभी हमारा नायक ताबूत से बाहर आया, ये सोचते हुए कि खाने का समय हो गया है।
एनेट ने जल्दी से समझाने की कोशिश की कि वो सिर्फ एक अजीब अदरवर्ल्ड है, लेकिन उसके शब्दों ने कुछ ऐसा किया जिससे युवती तुरंत अपनी चोगा हटा दी। वो एक ड्रैगन वुमन थी। इसके बाद उन्होंने देखा कि युवती ने घोषणा की कि वो सभी अदरवर्ल्डर्स को मार देगी। लड़ाई शुरू हुई, लेकिन जल्द ही यह स्पष्ट हो गया कि वो बेहद ताकतवर थी, इतनी कि दोनों महिलाएं एक जगह जमी रह गई, हिल भी नहीं पाई। हालांकि प्रीस्टेस को असली झटका तब लगा जब लड़ाई के दौरान युवती के सीने पर एक चिन्ह प्रकट हुआ, क्योंकि ये चिन्ह उसे क्रोधी डार्क लॉर्ड के रूप में पहचानता था। तुरंत उसके बाद हमारा नायक, जो जकड़ा नहीं गया था, धीरे धीरे डार्क लॉर्ड की ओर बढ़ा और उसे बताया कि वहां केवल वही एकमात्र अदरवर्ल्ड है। तो अगर उसे किसी को मारना ही है तो उसे उसके साथियों को छोड़कर सिर्फ उसे मारना चाहिए। मानना पड़ेगा, इस गाय में हिम्मत है। हाँ, मुझे पता है उसने ऐसा किया क्योंकि वो चाहती थी कि वो उसे किल कर दे, लेकिन फिर भी एक इतनी पावरफुल व्यक्ति की ओर बढ़ना और उसे टॉन्ट करना एक स्ट्रांग विल की आवश्यकता होती है। जाहिर है डार्क लॉर्ड खेल नहीं रही थी और उसने तुरंत अपना आर्म उसकी चेस्ट में पियर्स कर दिया, जिससे एनेट और टी शॉक हो गए। इसके बाद उसने अपना आर्म उसके बॉडी से निकाला और वो जमीन पर गिर पड़ा, खुद को ब्लीड करता हुआ, जबकि वो दूर जाती हुई कह रही थी कि उसका नाम वाल्डिया था। फिर भी सभी की एक्सपेक्टेशंस के खिलाफ, जिसमें मैं भी शामिल था, वो उठ खड़ा हुआ और उसे बताया कि वो देख सकता है कि उसमें एक पावरफुल हेट्रेड थी। आखिरकार उसने भी कभी किसी को स्टैब किया था। स्वाभाविक रूप से यह सुनकर वाल्डिया सतर्क हो गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है। फिर उसने उसकी ओर वॉक करना शुरू किया, ये कहते हुए कि उस समय इंटेंस हेट्रेड की वजह से उसने अपना माइंड खो दिया था। इसके तुरंत बाद उसने उसके लेफ्ट चीक को कैरेस किया और पूछा कि क्या वही इस समय उसके साथ हो रहा था, क्योंकि उसकी आइज उदास लग रही थी। वाल्डिया इतनी फ्लैबरगास्टेड थी कि उसकी एकमात्र प्रतिक्रिया थी अपने ड्रैगन को बुलाना और वहां से भाग जाना, ये सोचते हुए कि आखिर ये प्रोटैगनिस्ट कौन था। वैसे उस समय सेंजी पहले ही अपनी कॉन्शियसनेस खो चुका था। वर्तमान में वापस माइलोस ने खुद को एक मैजिक कारपेट में ट्रांसफॉर्म कर लिया था और उन्हें टेंपल तक ले गया था, जहां प्रीस्टेस ने हर हीलिंग पोशन लाने और सभी प्रीस्ट्स को समन करने के लिए कहा। अगले दिन हमारा प्रोटैगनिस्ट तमा के साथ सिटी में घूम रहा था। कुछ समय बाद उन्होंने एक स्टोर पाया जहां सेंजी ने एक बॉटल ऑफ पॉइजन खरीदी, लेकिन जब सेलर उसे मॉन्स्टर्स के खिलाफ यूज करने का तरीका बता रहा था तो हमारे प्रोटैगनिस्ट ने उसका पूरा कंटेंट पी लिया, जिससे सेलर और कैटवुमन अस्टॉनिश्ड रह गए। ठीक है, मानना पड़ेगा कि ये प्रोटैगनिस्ट जानता है कि उसे क्या चाहिए और उसे पाने के लिए हेजिटेशन नहीं करता। स्टोर के सामने एनेट और उसकी फ्रेंड उषा बेवरेजेस पी रही थी और ये सब देख रही थी। एनेट ने फिर अपनी फ्रेंड को धन्यवाद दिया और पूछा कि क्या वह किसी अदरवर्ल्डर नामक सैकन को जानती है। दुर्भाग्यवश उसे वो नाम पहचान में नहीं आया। उषा ने फिर अपनी फ्रेंड को रिप्रिमांड करना शुरू कर दिया कि उसने बिना नोटिस दिए अपना पोस्ट क्यों छोड़ दिया और किसी अदरवर्ल्ड के साथ यात्रा क्यों की, क्योंकि वे सभी इंडिसेंट लोग होते हैं। एनेट ने तब सेंजी को डिफेंड करते हुए कहा कि अगर वो ना होता तो वो नहीं होती जो वो आज है। हालांकि ये उसकी बात को मजबूत नहीं करता कि उसने तुरंत उसे पैसे उधार दे दिए जब उसने कहा कि वह कुछ खरीदना चाहता है। कम से कम ये तो पूछो कि वो क्या खरीदना चाहता है, खासकर जब तुम जानती हो कि वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है मरने के लिए। उषा तब सरप्राइज हो गई जब उसे पता चला कि हमारे प्रोटैगनिस्ट को कोई स्पेशल पावर नहीं मिली थी, खासकर जब एनेट ने उसे बताया कि उसने अपनी लाइफ रिस्क करके डार्क लॉर्ड के खिलाफ उसकी और तमा की रक्षा की थी। अब वो बात जिसने उषा को सच में सरप्राइज कर दिया वो ये थी कि रैथफुल डार्क लॉर्ड ने उन पर अटैक किया था, जबकि उसे किसी अन्य अदरवर्ल्ड ने 7 दिन पहले डिस्ट्रॉय कर दिया था। कहीं और एक डार्क कैसल में एक ड्रैगन को किसी अदरवर्ल्ड ने रिस्ट्रेन कर रखा था, जो उसका मजाक उड़ा रहा था, ये कहते हुए कि उन्होंने पहले ही उसके मास्टर को डील कर दिया है। लेकिन उस अदरवर्ल्ड को ये नहीं पता था कि वाल्डिया, जो कि प्रीवियस डार्क लॉर्ड की बेटी थी, अपने ड्रैगन के साथ बाहर थी और बदला लेने के लिए तैयार थी। वापस ट्रियो के पास तमा और एनेट डार्क लॉर्ड की हार की खबर पर चर्चा कर रहे थे और सोच रहे थे कि उन्होंने जिस यंग लेडी से बैटल की थी वो कौन हो सकती थी।
साथ ही ये भी अजीब था कि हमारा प्रोटैगनिस्ट 7 दिन पहले इस वर्ल्ड में लाया गया था, जबकि डार्क लॉर्ड को पहले ही डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। जहां तक सेंजी की बात है, वो डिस्पेयर में था क्योंकि वो उन चीजों के बारे में लिखना चाहता था जो उसने इस वर्ल्ड में आने के बाद अनुभव की थी, लेकिन स्ट्रगलिंग कर रहा था। हालांकि उसे ये कहने में कोई दिक्कत नहीं थी कि उसने एनेट के बारे में कुछ भी नहीं लिखा था जिससे वो उसका दिल तोड़ सकता था। प्रीस्टेस फिर उन्हें कुछ सामान खरीदने के लिए ले गई और लगभग तुरंत ही उसने हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए एक बड़ा और भारी आर्मोर खरीदा। हे भगवान, वो आर्मोर इतना हैवी था कि वो मिसाइल के इम्पैक्ट को सह सकता था। आर्मोर इतना भारी था कि वो चल भी नहीं सकता था। इसलिए टी और एनेट उसे सड़क पर छोड़कर शॉपिंग करने चले गए। थोड़ी देर बाद आशा उसे ढूंढती है और उसे इन्फॉर्म करती है कि उस समय से एनेट उसके साथ रहेगी क्योंकि वो बहुत प्योर है और किसी अदर वर्ल्ड के साथ रहने से वो अनहैप्पी हो जाएगी। उसने यहां तक मांग की कि वो एनेट के साथ अपना पार्टी डिसोल्व कर दे। हालांकि उसने जवाब दिया कि ये एनेट पर निर्भर करता है कि वो उसके साथ जाना चाहती है या नहीं, क्योंकि वह किसी केज में बंद पक्षी नहीं थी। उषा ने हार नहीं मानी और साफ कर दिया कि उसे अदर वर्ल्डर्स पर ट्रस्ट नहीं था। जैसे ही उसने ये कहा, 2 अदर वर्ल्डर्स वहां प्रकट हुए और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लगे, ये अनाउंस करते हुए कि अब एक न्यू एज शुरू होगी जो अदर वर्ल्डर्स द्वारा रूल की जाएगी। स्थिति तब और बिगड़ गई जब उनमें से एक ने एनेट को पहचान लिया जिसने पहले उसे पंच किया था। हालांकि ये उषा थी, लेकिन सेंजी की फ्रेंड उसके साथ थी। दूसरा अन्य वर्ल्ड तुरंत और मेनेसिंगली उसकी ओर बढ़ा। कुछ समय बाद पूरा टाउन जल रहा था, जबकि हमारा प्रोटैगनिस्ट एक स्माइल के साथ कह रहा था कि अब उसे लग रहा था कि वो आखिरकार अपनी मास्टरपीस लिख सकता है। वॉच दिस नेक्स्ट वीडियो ऑन स्क्रीन एंड सब्सक्राइब टू नॉट मिस नेक्स्ट पार्ट।